हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो मेरी सभी वीडियोस में से अब तक का सबसे दहशत भरा, डरावना और विचलित कर देने वाला विषय है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूअल सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज की, जिसने अमेरिका के कैलिफोर्निया में सन 1984 और 85 के बीच ऐसी दहशत मचाई कि लोग आज भी उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे उसके जीवन के वो अंश को जो शायद इस आम कद काठी के इंसान को एक राक्षस बना देने के लिए जिम्मेदार था। रिचर्ड रामिरेज का जन्म 29 फरवरी 1960 को जूलियन और मर्सिडीज रामिरेज के घर एल पासो टेक्सास में हुआ था। रिचर्ड या फिर रिची 5 बच्चों में सबसे छोटा था। रिचर्ड का बचपन बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरा था, जहां उसको माँ बाप का वो प्यार भी नसीब नहीं हुआ जिसकी उम्मीद हर बच्चा अपने माँ बाप से रखता है। रिचर्ड के पिता जूलियन पुलिस ऑफिसर थे और बहुत बड़े शराबी भी। जूलियन हर रात नशे में घर लौटते थे और अपनी बीवी और बच्चों को बहुत मारते और पीटते थे। वो अपने गुस्सैल मिजाज के लिए मारपीट के बर्ताव के चलते लोगों के बीच बहुत ही बदनाम थे। घर की इस रोज रोज की मार और जहरीले वातावरण से बचने के लिए रिचर्ड ने शराब और गांजे का सहारा लेना शुरू कर दिया। रिचर्ड सिर्फ 10 साल की उम्र में ही शराब और गांजे की लत लगा बैठा। जब रिचर्ड सिर्फ 12 साल का था तब उसका कजन मिगेल रामिरेज, जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी में था और वियतनाम वॉर से लौटा था, उसके साथ वक्त बिताना शुरू करता है। मिगेल अपने घिनौने कारनामों और निर्मम अपराधों की शेखी झाड़ा करता था। वियतनाम वॉर के वक्त मिगेल ने कई वियतनामीज औरतों का रेप किया, उनकी जान ली और उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके पानी में फेंक दिया और उन सभी लड़कियों की तस्वीरें अपने 12 साल के भाई रिचर्ड को दिखाईं। रिचर्ड बाद में बताता है कि इन घटनाओं के बारे में सुनकर और उन फोटोज को देखकर वो घबराने की बजाय उसका आनंद लेने लगा। रिचर्ड अपने इस कजन से बहुत प्रभावित था। इसी दौरान अपने बाप की मार से बचने के लिए रिचर्ड कब्रिस्तान में जाके सोने लगा। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि उसका ये बिखरा हुआ बचपन उसकी जवानी में की गई दरिंदगी की वजह बना। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि उसके पिता की मार से उसके सर पे लगी चोटें उसके दिमाग तक असर कर गईं, जिसके चलते वो इतना निर्दयी, खूंखार और वॉयलेंट हो गया। मई 4, 1973 के दिन जब रिचर्ड मिगेल के घर था, तब वहां मिगेल और उसकी पत्नी जेसी के बीच कहासुनी हो गई और मिगेल ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपनी बीवी के सिर में गोलियां उतार दी। मिगेल को इस खून की सजा नहीं हुई क्योंकि उसने अपने आप को पागल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया। रिचर्ड बताता है कि उस मर्डर को देखकर वो घबराया नहीं बल्कि उत्साहित हो गया। इस घटना के बाद रिचर्ड अपनी बड़ी बहन रूथ और उसका पति रॉबर्टो के साथ रहने लगा। रॉबर्टो भी एक बहुत ही हल्के कैरेक्टर का इंसान था। वो रातों में घर से निकल अलग अलग घर जाकर खिड़कियों से लड़कियों को झांकने का शौक रखा करता था और 13 साल के रिचर्ड को अपने साथ ले जाया करता था। 1977 में मिगेल भी मेंटल हॉस्पिटल से छूटकर इन मंचलों के साथ हो जाता है। साल 1974 में जब रिचर्ड 14 साल का था, तब वो सैटेनिज्म या शैतान और ओकल्ट में रुचि रखने लगा। सरल भाषा में वो शैतान की पूजा करने लगा था। इस उम्र में आते आते वो अपनी बढ़ती हुई सेक्सुअल अर्जिस को वॉयलेंस, मर्डर और रेप और म्यूटिलेशन जैसे भयानक क्राइम्स के साथ जोड़कर देखने लगा। इसी किशोर अवस्था में जब वो स्कूल में था, तब उसने पास ही के होटल हॉलिडे इन में काम करना शुरू कर दिया। वहां वो स्टाफ के पास मास्टर की का इस्तेमाल कर होटल रूम्स में जाकर चोरियां किया करता था। करीबन 2 दफा एलिवेटर में वो बच्चों के साथ छेड़छाड़ करता पाया गया और एक दफा तो होटल रूम में महिला को अकेला पाता देख उसका रेप करने की कोशिश की। वक्त पर महिला का पति आ गया और रिचर्ड को बहुत पीटा और होटल मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी किया। इन सभी मामलों में रिचर्ड के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए क्योंकि उसके विक्टिम्स टेक्सास वापस आकर उसके खिलाफ गवाही नहीं देना चाह रहे थे और इस कारण वो इनविंसिबल महसूस करने लगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अपराध के पश्चात रिचर्ड का कानून के शिकंजे से बच पाना उसके बुरे इरादों को और भी मजबूत कर रहा था। रामिरेज ने 9वीं क्लास में जेफरसन हाई स्कूल छोड़ दिया
और 1982 में 22 साल की उम्र में टेक्सास छोड़कर कैलिफोर्निया चला गया और वहीं रहने लगा। करीब इसी वक्त उसे कोकीन की लत लग गई, जिसे पूरा करने के लिए वो घरों में चोरियां करने लगा। वो बेघर कैलिफोर्निया के 2 बड़े शहरों में एलए और सैन फ्रांसिस्को के बीच में घूमता रहता था। जून 28, 1984 को 79 वर्षीय जेनी विनकाउ ग्लासेस पार्क एलए के अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उनका मर्डर किया गया था। उनके सर पर, गले और छाती पर छुरा घोंप कर नींद में उनकी जान ली गई थी। उनके गले में इतने बार वार किए गए थे कि उनका सर लगभग धड़ से अलग हो चुका था। रामिरेज के फिंगरप्रिंट्स उन खिड़कियों पर पाए गए जहां से वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ था। 17 मार्च 1985 को 22 वर्षीय मारिया हर्नांडेज का सामना रामिरेज से होता है। मारिया रोजमेड कैलिफोर्निया में अपने घर के गैराज में गाड़ी लगा ही नहीं थी कि वहां रिचर्ड ने आकर .22 कैलिबर गन से उनके मुंह पर गोली मारी। मारिया खुशनसीब थी कि अपने को बचाने के लिए जब उन्होंने हाथ उठाए तो वो गोली उनकी चाबियों पे जा लगी, जिससे उनकी जान बच गई। इसके बाद उन्होंने मरे होने का नाटक किया जब तक रामिरेज वहां से चला नहीं गया। 34 साल की डेल ओकाजाकी, जो मारिया की रूममेट थी, वो गोलियों की आवाज सुन किचन काउंटर के पीछे जाकर छिप जाती हैं और रामिरेज को किचन के अंदर आता देखती हैं। जब अपना सर उठाकर उन्होंने रामिरेज को देखना चाहा, उसने ओकाजाकी के माथे पर गोली मार दी, जिसे उन्होंने उसी वक्त मार दिया। रोजमेड कैलिफोर्निया में की गई चोरी और हत्या के 1 घंटे के अंदर रामिरेज मॉन्टेरे पहुंचा, जहां उसने वेरोनिका यू को अपनी गाड़ी से बाहर खींचकर .22 कैलिबर गन से गोलियां मारी और गायब हो गया। यू को हॉस्पिटल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। एक ही दिन में 2 मर्डर्स और 1 अटेम्प्टेड मर्डर से पूरा लॉस एंजलिस सकपका गया। न्यूज और मीडिया में इन सभी मर्डर्स को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया गया और यहीं से रामिरेज को द नाइट स्टॉकर, वैली इंट्रूडर और द क्लोजेट किलर का नाम मिला। पुलिस ने इस वक्त इसका एक स्केच भी जारी किया था, जिसमें इसके कर्ली बाल, मोटी आंखें और उसके टेढ़े मेढ़े सड़े हुए दांत भी बताए गए थे। मार्च 27, 1985 की रात करीब 2 बजे रामिरेज ने विटियर कैलिफोर्निया के एक घर में घुसकर 64 साल के विंसेंट जजारा को सर में गोली मारकर उसकी जान ले ली। आवाज सुन उनकी 44 साल की पत्नी मैक्सीन उठ गईं, जिसको पीट कर रामिरेज ने बांध दिया और घर में कीमती चीजें कहाँ हैं ऐसा पूछने लगा। मैक्सीन ने मशक्कत करके अपने हाथ छुड़ा लिए और बेड के नीचे से शॉटगन निकालकर रामिरेज पे तान दी। रामिरेज के घूमते ही उसने ट्रिगर दबा दिया और पाया कि गन अनलोडेड थी। इसे देख रामिरेज गुस्से से फट गया और मैक्सीन के सर में 3 गोलियां उतार दी और कार्विंग नाइफ से उसका शरीर गोदने लगा और उसकी छाती पर इन्वर्टेड क्रॉस बनाया, जो सैटर्न का सिंबल था। वो यहीं नहीं रुका, उसने मैक्सीन की दोनों आंखें गोदकर बाहर निकाल लीं और उसे ज्वेलरी बॉक्स में घर ले आया, जो उसके अरेस्ट के वक्त उसके अपार्टमेंट में भी पाई गई थी। रामिरेज ने मृत शरीर के साथ रेप करने की कोशिश भी की। मई 29, 1985 को रामिरेज चोरी की गाड़ी से मनरोविया पहुंचा, जहां उसने 2 वृद्ध महिलाओं, जिसमें 83 वर्षीय मारिया और डिसेबल्ड 81 साल की नेटी को हथौड़े से मार कर उनकी जान ले ली। नेटी का रेप करने के बाद उसने उन्हें बिजली के तार से झटके दिए और लिपस्टिक से उसकी कमर पर सैटानिक पेंटाग्राम बनाया। उसने यही सिंबल दोनों कमरे में भी बनाए। उसके अगले ही दिन उसने बर्बैंक में 42 साल की कैरोल काइल के घर घुसकर कैरोल को खूब पीटा और उसके बच्चे को घर से सारा कीमती सामान लाने को कहा। इस दौरान उसने कैरोल को उसके बच्चे के सामने कई बार रेप किया और धमकाया कि वो उसकी तरफ ना देखे, वरना वो उसकी आंखें निकाल लेगा। सामान अपने कब्जे में ले वो कैरोल और उसके बेटे को हैंडकफ से बांधकर वहां से फरार हो गया। जुलाई 7, 1985 को रामिरेज मॉन्टेरे पार्क में 60 साल की जॉयस लूसल नेल्सन के घर चोरी करने घुसता है। जॉयस को लिविंग रूम के काउच पर सोता देख रिचर्ड उसे अपने जूतों से सर पर मार के कुचल देता है। जॉयस उसी काउच पर अपना दम तोड़ देती है। जॉयस के चेहरे पर रिचर्ड के एविया शूज का निशान छप जाता है। कुछ देर सड़क का गश्त लगाने के बाद वो 63 वर्षीय सोफी डिकमैन के घर को चुनता है। घर घुसते ही वो सोफी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और फिर गन पॉइंट पर उसे हथकड़ी पहना देता है।
उनकी सारी ज्वेलरी चुराने के बाद वो सोफी को शैतान की कसम खाने को कहता है और बोलता है कि सच सच बताए कि क्या उनके पास और कोई कीमती सामान नहीं है। इस दरिंदे की क्राइम लिस्ट इतनी लंबी और घिनौनी है कि उन सब के बारे में बात करना ना ही मुमकिन है और ना ही उचित है। पर अब तक ये साबित हो चुका था कि ये इंसान बेखौफ था। कानून से इसको रत्ती भर भी डर नहीं लगता था। ये एक दिन में 2 और कई बार 3 घर को लूट, मर्दों को निर्ममता से मार, औरतों को ब्रूटल रेप किया करता था। यही नहीं, इंसानी शरीर को चीर फाड़ने में उसे मजा आता था और अपने आप को शैतान का पुजारी बताता था। इसके विक्टिम्स जो इसके अटैक के बाद जीवित रह पाए, उन्होंने बताया कि वो उन्हें शैतान की कसम खाने को बोलता था। जुलाई 20, 1985 को रिचर्ड ने एक मशेटी खरीदी और चोरी की टोयोटा करोला में ग्लेंडेन, कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। वो 66 साल की लैला और उनके 68 साल के पति मैक्सन के घर घुस मशेटी से दोनों लोगों पर अनगिनत वार करता है, उनकी जान ले लेता है। फिर .22 कैलिबर गन से उनके सर में गोली मारता है और फिर अपनी मचेटी से उनके शरीर के हर अंग को अलग करने लगता है। जब वो अपनी दरिंदगी से मन भर लेता है तो वहां से कीमती सामान ले गायब हो जाता है और उसी रात 4:15 बजे वो कवेना परिवार के घर घुसता है, जहां घुसते ही वो आदमी का सर पर गोली मारकर खून कर देता है और 8 साल के बच्चे को बंदी बना लेता है। पत्नी का बार बार रेप करने के बाद कीमती सामान लेकर गायब हो जाता है। वो मीडिया में दी गई हर खबर पर नजर रखता था और जानता था कि लॉस एंजलिस में उसका रहना अब खतरे से खाली नहीं है और इसीलिए वो सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। सैन फ्रांसिस्को में अगस्त 18, 1985 को वो पीटर और बारबरा पैन के घर घुसता है। घर में घुसते ही वो पीटर के सर में गोली उतार देता है, जिससे वो वहीं दम तोड़ देते हैं और बारबरा को वो निर्दयता से पीटने के बाद उनका कई बार रेप करता है। यहाँ वो फिर से लिपस्टिक से पेंटाग्राम बनाता है और जैक द नाइफ लिखने के बाद वहां से गायब हो जाता है। डिटेक्टिव्स को यहाँ भी एविया शूज का निशान मिलता है। लीड डिटेक्टिव्स फ्रैंक और गिल बताते हैं कि रैमिरेज एविया स्नीकर्स पहना करता था, जिसके शू प्रिंट्स उन्हें क्राइम सीन से कई बार मिले थे। 11.5 नंबर के साइज के सिर्फ 7 पेयर्स ही थे, जिसमें से 6 ग्लेंडेल भेजे गए थे और सिर्फ 1 लॉस एंजलिस। ये पक्का था कि रामिरेज ही लॉस एंजलिस का वो कस्टमर था जिसने वो शूज खरीदे थे। इससे पहले वो डिटेक्टिव्स कुछ कर पाते, लॉस एंजलिस की मेयर ने ये खबर एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक कर दी, जिससे रामिरेज चौकन्ना हो गया और वो जूते गोल्डन गेट ब्रिज में फेंक देता है। अगस्त 24, 1985 रामिरेज चुराई हुई ऑरेंज टोयोटा में मिशन वेहो पहुंचता है। उस रात वो जेम्स रोमेरो जूनियर के घर पहुंचता है, जो परिवार मेक्सिको से छुट्टियां बिताकर अभी लौटा ही था। रोमेरो का 13 साल का लड़का अभी जागा हुआ था। वो रात को घर के बाहर खड़ी गाड़ी से तकिया लेने जाता है और तब पत्तों की सरसराहट सुनता है। वो आसपास देखता है पर कुछ ना मिलने पर वापस घर लौट जाता है। घर के अंदर से वो बाहर किसी के चलने की आवाज सुनता है और इसे सुन अपने माँ बाप को उठा देता है। ये सब देख रामिरेज वहां से भाग खड़ा होता है। रोमेरो भागता हुआ बाहर जाता है और उस गाड़ी की बनावट को देख लेता है और लाइसेंस प्लेट को भी कुछ हद तक देख पाता है और पुलिस को इसकी इत्तला कर देता है। रिचर्ड उसी रात 30 वर्षीय बिल और 29 साल की एनेस के घर भी चोरी के इरादे से घुसता है। रिचर्ड जैसे ही गन लोड करता है, बिल अपनी नींद से उठ जाते हैं, पर अगले ही पल रिचर्ड बिल के सर में 3 गोलियां उतार देता है। रिचर्ड आइनेस को बताता है कि वो नाइट स्टॉकर है, उसे मुक्कों से मारकर शैतान की कसम खाने को बोलता है। सब लूट लेने के बाद वो आइनेस का रेप करता है और फिर शैतान की कसम खाने को कहता है और बोलता है कि वो सच सच बताए कि क्या उसके घर में और कोई कीमती सामान नहीं है। जाने से पहले वो आइनेस को बोलता है, उन्हें कह देना कि नाइट स्टॉकर आया था। एक मिरेकुलस सर्जरी के बाद बिल की 3 गोलियां उनके सर से निकाली गईं और वो जीवित रहे। आइनेस ने पुलिस को रामिरेज को बहुत ही बारीकी से डिस्क्रिप्शन दिया। क्राइम सीन से वही जूते का प्रिंट भी पाया गया और टोयोटा गाड़ी अगले दिन लॉस एंजलिस के कोरिया टाउन में ढूंढ ली गई। रामिरेज हमेशा अपनी उंगलियों के निशान मिटा दिया करता था, पर इस बार उसकी एक उंगली का निशान रेयर व्यू मिरर में पाया गया, जिसका मैच जब निकल कर आया तब पता चला कि वो किसी टेक्सास के बदमाश से मेल खाता है, जिसका नाम था रिचर्ड रामिरेज। अब पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा था।
पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड को चुनौती दी कि हम जानते हैं तुम कौन हो और कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम कौन हो। अब तुम कहीं छिप नहीं सकते। इस घटना से अनजान रिचर्ड अपने भाई से मिलने एरिजोना जाता है, पर घर पर उसके ना होने के कारण वो अगस्त 31, 1985 को वापस बस से लॉस एंजलिस लौट जाता है। पर स्टेशन पर पुलिस मौजूद थी, जिसे देख रिचर्ड एक कन्वीनियंस स्टोर में बढ़ जाता है। वहां कुछ हिस्पैनिक औरतें उसे देख चिल्ला पड़ती हैं, एल मेटाडोर, एल मेटाडोर, इसका अंग्रेजी अनुवाद है द किलर। ये सुन रिचर्ड की नजर एक अखबार पर पड़ती है, जिसके फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपी होती है, जिसे देख वो बाहर की तरफ भागता है और एक गाड़ी को लूटने की कोशिश करता है। गाड़ी का ओनर उसे गुस्से में पीछे धकेलता है और कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो उसे गुस्से में लाल बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। पुलिस के कई जवान वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और इस राक्षस के गुनाहों का कारवां अब जाकर थमता है। 7 नवंबर 1979 को रिचर्ड को मौत की सजा सुनाई जाती है, जिसमें उसे 13 खून, 11 रेप, 5 अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी पाया जाता है। बहुत से जानकारों के हिसाब से रिचर्ड के गुनाहों की असली लिस्ट इससे बहुत बहुत लंबी है। रिचर्ड के बेखौफ, बड़बोले और केयरफ्री एटीट्यूड के चलते बहुत सी लड़कियां उसे अपना दिल दे बैठती हैं और उसे जेल में लव लेटर लिखा करती थी। जून 7, 2013 में रिचर्ड की बीमारी के चलते उसकी जेल में ही मौत हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट माइकल एच स्टोन का यह मानना था कि रिचर्ड एक पैदाइशी किलर नहीं था, बल्कि जमाने और परिस्थितियों ने उसे एक किलर बना दिया था। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।